जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों हम लोग राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों का थिंकर वाला पार्ट चल रहा है। लगभग जो है 150 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है और आज 160वें प्रश्न से इसको शुरुआत करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो है विलियम बॉयड, अरस्तू, लास्की, जे.एस. मिल। तो दोस्तों यह विलियम बॉयड की परिभाषा है। ठीक है, तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको उसको नोट डाउन करते रहने चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि जब आप इसको नोट करते रहेंगे तो देखिएगा आपके पास जो है ढेर सारी परिभाषाएं हो जाएंगी और आपका कोर्स कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगाइएगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी व्याख्या भी मैं करता चलूँगा साथ ही साथ। 161वां प्रश्न देखिएगा। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। सभ्य समाज के राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। किसके अनुसार? हेगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामशी के अनुसार या लेनिन के अनुसार। तो दोस्तों यह जो कथन है कि सभ्य समाज में राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, तो यह बेंथम के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार? बेंथम के अनुसार। ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसको छोटा करते हैं और ये है, देखिएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ सूची एक को सूची दो से मिलाना है। कार्ल मार्क्स दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो वर्ग संघर्ष से। लोहिया जो है आपके सप्त क्रांति हो जाएंगे। ठीक है, लोहिया आपके सप्त क्रांति से हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति से संबंधित हैं और मिल का उपयोगितावाद। मिल मतलब जे.एस. मिल। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 1 और 4, यानी कि 1, 4 और 2 और 3। 1, 4, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या? बी राइट हो जाएगा। आइए अगला देखिए, इस तरीके की चीज़ें पूछता है कि कार्ल मार्क्स का संबंध किससे है, और जिसका एक चीज़ याद रखिए, जिसका जो सिद्धांत है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, वो भी नोट करके, क्योंकि वो क्या है, ऐसे मिलाने वाले में आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिएगा 163वां प्रश्न है। इधर विचारक का नाम दिया है और राजनीतिक उनके विचार दिया है। ठीक है, वही मैं अभी कह रहा था कि क्या क्या विचार है उनका, क्या उनके थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें, कोई अगर उन्होंने मत दिया है तो वो सब आपको लिखना चाहिए। तो देखिएगा जे.एस. मिल दोस्तों, तो जे.एस. मिल का देखिएगा, यहाँ पर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जे.एस. मिल का विचार जो है, महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएँ जो हैं, इनका यहाँ से 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हॉब्स हैं दोस्तों। तो हॉब्स का क्या? सामाजिक समझौता का सिद्धांत से संबंधित है। बाकी हॉब्स लॉक रूसो मुख्य रूप से हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, हॉब्स दिया है, तो हॉब्स को सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हम दिखा देंगे। इसके बाद मैकियावेली हैं दोस्तों। तो मैकियावेली सीजर बोर्गिया की राज्य शिल्प। ठीक है, अब ये आपको नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए इसको नहीं भी मिलाते हैं हम, तो क्या मिला लेंगे? मार्क्स को वर्ग संघर्ष से। जो चीज़ें आती हैं उसको सबसे पहले मिलाना चाहिए। ठीक है, उसका तरीका यही है। अब लास्ट में यही बचेगा मैकियावेली, तो यही हो जाएगा। मिला लेंगे जब आप, तो यहाँ बन जाएगा 4 और आपका 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला 164वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। देखिएगा, हल करेंगे फटाफट। कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रिपीट कर सकता है। तो ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन, लॉर्ड रोजर एक्विनास। तो यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, कथन किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन क्या मानते हैं? कि शक्ति ही बुराई की जड़ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड शक्ति को जो है, यानी पावर को बुराई की जड़ मानते हैं। कोई राजा या पोप जिसमें शक्ति केंद्रीकृत हो जाती है, ठीक है ना, सत्ता का यानी शक्ति का, अगर पावर का क्या हो जा रहा है, केंद्रीयकरण हो जा रहा है या सेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है, तो उसका क्या होता है, दुरुपयोग करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 लोग हैं, तो और 10 लोगों में से क्या है कि एक लोगों के पास क्या है,
कुछ विशेष पावर आ जाए, एक लोगों के पास कुछ विशेष पावर आ जाए तो क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया कि शक्ति का क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि सबकी पावर में से कुछ ना कुछ पावर इसके पास हो, हाँ ठीक है, और ये पावरफुल हो जाएगा ये वाला ए व्यक्ति, तो क्या होगा कि शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा इस तरीके से। केंद्रीकरण हो जाएगा तो ये अपने आप को, जाहिर सी बात है, इन लोगों से अपने आप को ऊंचा समझने लगेगा या इनके साथ अन्याय करने लगेगा, या तो इस जो शक्ति इसके पास है उस शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अपने आप को सोचने लगेगा। तो वही बात यहाँ पर लॉर्ड एक्टन का कहना है कि राजा और पोप जिसमें शक्ति का केंद्रीकृत हो जाता है उसका दुरुपयोग करने के लिए वह क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। इसी संदर्भ में एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना याद रख लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य पढ़िएगा कि क्या होता है। निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है तनाव शैथिल्य का, तो द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक, आणविक युद्ध के भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, या राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की बुनियादी परिवर्तन। दोस्तों तनाव शैथिल्य में ये जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का बुनियादी परिवर्तन है यह शामिल नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखिएगा कि तनाव शैथिल्य के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी अंतर नहीं हुआ, बल्कि 1960 के दशक के आरंभ में ही दोनों महाशक्तियों को यह अनुभव करने लगी कि शीत युद्ध दोनों के लिए ही यदि हानिकारक नहीं है तो लाभप्रद भी नहीं है। तो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक संबंधों में उन्हें एक दूसरे को कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाती थी। अतएव अपने संबंध सुधारने की दृष्टि से दोनों ने तनाव में लचीलापन परिलक्षित किया। इस प्रक्रिया में द्वितांत अर्थात तनाव शैथिल्य का युग का आरंभ हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों ने क्या हुआ, उसको जो है थोड़ी सी इन्होंने ढील दिया, थोड़ा सा इन्होंने ढील दिया, तो ऐसे ढील करते करते क्या हुआ, तनाव शैथिल्य मतलब जो तनाव था, तनाव में शिथिलता आने लगी, शिथिलता आने लगी, मतलब कि तनाव जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा एक तरीके से। ठीक है, तनाव कमज़ोर होने लगा, जो मतलब सबके दोनों राष्ट्रों के बीच में, जो महाराष्ट्र थे उनके बीच में जो है क्या हुआ, तनाव जो है कमज़ोर होने लगा एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो उसी को द्वितांत या तनाव शैथिल्य कहते हैं। अगला देखिएगा 166वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को चुनना है भैया। तो सही कथन इसमें देखिएगा, डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, सही कथन चुनना है, तो सही कथन है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का क्या है, अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, तो राजनीतिक संस्कृति का विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है, तो दोस्तों विश्वास एवं इतिहास की उपज तो है ही है ये, तो ये तो गलत हो गया। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है, तो दोस्तों राजनीतिक संस्कृति जब सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है तो जाहिर सी बात है उसको संरचना भी प्रदान करेगी, मतलब कि संरचना का मतलब होता है कि उसको बेस प्रदान करना। इसके बाद है राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है, तो क्यों नहीं है भैया, राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण एवं विश्वास में संकलन बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए अगला है 167वां प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है। देखिएगा राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है भैया। ठीक है, तो अनुभविक विश्वास है, व्यक्तिपरक हित है, मूल्य अभिरुचियाँ हैं, प्रभावी अनुक्रियाएँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तिपरक हित है, व्यक्तिपरक हित का मतलब राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है पूछ रहा है, तो संगठक का मतलब है कि उसकी विशेषता नहीं है, संगठक का मतलब आप विशेषता समझ लें, उसकी एक विशेषता नहीं है दोस्तों। तो व्यक्तिपरक हित, तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं इनकी संस्कृति कार्य करती है, मतलब किसी व्यक्ति को ये जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, बल्कि किसके लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए। ठीक है, कहेंगे कि जैसे समझा जाए कि यह समूह के लिए कार्य करते हैं, किसके लिए, समूह के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके में यानी कि व्यक्तिपरक, व्यक्ति में निहित ना होकर के समाज में निहित होती है, समूह में निहित होती है, इस तरीके से समझिएगा। देखिएगा आमंड ने अपने एक निबंध में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में राजनीतिक संस्कृति का शब्द का उल्लेख किया था। राजनीतिक संस्कृति मोटे तौर पर 3 तत्वों का समूह से होता है। यह तत्व क्या क्या है भैया, अनुभविक विश्वास यानी कि इम्पिरिकल बिलीफ्स है, मूल्य अभिरुचियाँ हैं, वैल्यू प्रेफरेंस है, प्रभावी अनुक्रियाएँ हैं, अफेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये पूछता है।
अगला प्रश्न यहीं पर सॉल्व करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है दोस्तों। तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय सीधे सीधे आंसर दिखिएगा कि राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण। राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या है, ठीक है। राजनीति तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, राजनीति तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसमें एक शब्द और जुड़ गया है, संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ हो जाएगा, वह तीनों चीज़ से मिलकर बन जाएगा कि राजनीति में क्या हो, राजनीति में क्या हो, मूल्य होना चाहिए जिसमें, ठीक है, उस चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, विश्वास होना चाहिए, ठीक है, पहले होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो विश्वास होना चाहिए। इसके बाद उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण मतलब है कि किसी भी राजनीतिक संस्कृति मतलब किसी भी चीज़ का क्या है, दृष्टिकोण का मतलब है कि दृष्टिकोण का मतलब है अप्रोच जो है, ठीक है, उसका अप्रोच क्लियर होना चाहिए, तो यह राजनीतिक संस्कृति बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे ल्यूसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण, यह तीनों जो है आपको ल्यूसियन पाई के द्वारा जो है चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण ये चिन्हित किए जाते हैं। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पढ़ेंगे तो ल्यूसियन पाई की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा जहाँ भी बुक्स आप लिख रहे हों। अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 170वां प्रश्न है आपके सामने कि राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। राजनीतिक समाजीकरण दोस्तों, तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ क्या है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअसली ये जो है क्या है, चलता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सीधे सीधे ए राइट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे, इनमें से अगला है 171वां, इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था से, पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति से, राजनीतिक समाजीकरण से, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है, राजनीतिक दल से, दबाव समूह से, इस तरफ से आपको कम से कम 3 प्रश्न मिलने की संभावना होती है। नहीं 3 तो 1 से 2 प्रश्न तो अवश्य और अवश्य मिलेगा। देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है कह रहा है दोस्तों, तो नहीं है। देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था एक अंग, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं भैया, तो ऐसा नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के अंग जो है एक दूसरे पर जरूर से ज़रूर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिएगा आमंड और पावेल ने अपने राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण कुछ इस प्रकार बताए हैं। देखिएगा भैया क्या बताए हैं कि भागों की अंतर्निर्भरता या अंतः संबंधिता गतिविधियाँ, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और वैध बाध्यकारी शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में आमंड ने, पावेल ने जो भी बताया है इसको ध्यान रखेंगे, पढ़ना चाहिए वैसे तो आपको एक पर्टिकुलर पूरा ये टॉपिक ही। 172 172वां प्रश्न है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल या विश्लेषण का मुख्य चर क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड ईस्टन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग, समर्थन, पुनर्निवेश या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मांग, समर्थन और पुनर्निवेश यह सभी जो है शामिल रहते हैं उनके जो आगत निर्गत मॉडल। इसको इनपुट आउटपुट, कभी कभी हिंदी में ही इसे लिख देता है कि इनपुट आउटपुट विश्लेषण या मॉडल से संबंध किसका है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीधे सीधे पूछ लेगा, तो सारे ही हैं। देख लीजिएगा डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण या मॉडल के मुख्य चार मुख्य चर जो है क्या क्या है, मांग, समर्थन तथा पुनः निवेश, तीनों है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हुए 1953 ईस्वी में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम में आगत निर्गत विश्लेषण को प्रस्तुत करते हैं। यह राजनीति शास्त्र में व्यवस्था उपागम, ठीक है, यानी कि सिस्टम का प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया था, ठीक है। तो इस तरीके से डेविड ईस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। प्रतिदर्श का मतलब है मॉडल, ठीक है ना, प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, मॉडल। तो यहाँ पर सिडनी वर्बा है, ल्यूसेंट पाई, आमंड पावेल। तो दोस्तों ये आमंड एंड पावेल हो जाएंगे, जो राजनीतिक संस्कृति में क्या है, राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति क्या है, व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों के का प्रतिदर्श बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा।
अगला देखिएगा 174, इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत को प्रमुख न्यायक है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी शुरू होती है उसका बेस क्या होता है, फिलॉसफिकल बेस होता है, फिलॉसफिकल बेस होता है। क्योंकि जो राजनीति की शुरुआत मानी जाती है, राजनीति विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहाँ से, तो यूनान से मानी जाती है। ठीक है, यूनानी विचारक थे कौन, प्लेटो। प्लेटो के विचारों से ही ये शुरुआत मानी जाती है। और प्लेटो को भी गुरु जो कि फ्री में शिक्षा दिया करते थे, उनके जो अनुयायी थी प्लेटो, तो उनका जो है विचार काफ़ी मतलब गहनता से अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। तो यहीं से शुरुआत होती है। तो दार्शनिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान में कुल मिलाकर पढ़ने का बहुत ही अधिक महत्व है। तो जानना ज़रूरी है कि राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का मुख्य उन्नायक कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएंगे लियो स्ट्रॉस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, लियो स्ट्रॉस राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक हैं। लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन का भेद बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में भेद कौन बताता है। तो यह क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछ भी सकता है। इसकी मान्यता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न है, तथा राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों के संबंध के अभिमत के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है। राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को उनको सही रूप से जान लेने का प्रयत्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो मैंने बताया, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और महत्वपूर्ण तथ्य है इनका कि राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जॉर्ज एच सेबाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है, पूछ लेगा तो जॉर्ज एच सेबाइन यानी कि सेबाइन है। इसके समाजशास्त्री दृष्टिकोण का प्रतिपादन जॉर्ज E.G. कैटलिन के द्वारा किया गया। यानी कि राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्री दृष्टिकोण का प्रतिपादन कौन करता है, तो जॉर्ज E.G. कैटलिन है। तो कैटलिन याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। दो बातें यहाँ से हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण तो जॉर्ज E.G. कैटलिन। नेक्स्ट है गुणतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, रिपीट करता है सीधे सीधे। तो रॉबर्ट मिचेल्स हैं और मैक्स वेबर, पैरेटो, मोस्का। तो सीधे सीधे रॉबर्ट मिचेल्स बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको बार बार पूछता है। देखिएगा, रॉबर्ट मिचेल्स 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन समाज वैज्ञानिक थे। इसे राजनीति समाज विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, जर्मन से। मोस्का, पैरेटो तथा मैक्स वेबर के साथ इसे विशिष्ट वर्गवाद का, ठीक है, प्रवर्तक माना जाता है। तो ये कैसे हैं, विशिष्ट वर्गवाद, अभिजन वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, अभिजन वर्ग के प्रवर्तकों में इनको अभी नाम शामिल है। तो मिशेल्स ने अपनी पुस्तक जो है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता है में अपना प्रमुख सिद्धांत गुणतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया है। मिचेल्स की मान्यता है कि सभी संगठित समूह, चाहे वे राज्य हों, राजनीतिक दल हों, मजदूर संघ हो, व्यवहार के धरातल पर गुणतंत्र के रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात उनमें सारी शक्ति इन गिने नेताओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है, चाहे उनका औपचारिक संविधान कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, अन्य इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि पैरेटो की कौन सी पुस्तक है, द माइंड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत सर्कुलेशन ऑफ एलीट दिया है, तो ये भी लिखेंगे। अगला है कि मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास, ठीक है, मोस्का की कौन सी पुस्तक है, द रूलिंग क्लास में स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा। तो ये भी पूछ लेगा कि मोस्का ने या तो पूछेगा स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कौन कहता है, तो मोस्का हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कैसे भी घुमा के पूछ लेगा। 176 क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से ये शब्दों को बदल कर पूछता है। तो रैमजे म्योर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा व्याख्या, रैमजे म्योर के अनुसार हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज़्यादा है, चाहे वो प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो। ठीक है, वह मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबाद में फ्रैंकस्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई है। अब वह अपने पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है। ठीक है, तो फ्रैंकस्टीन की एक स्टोरी है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, रैमजे म्योर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 177 है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय में वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। तटस्थता का मतलब है क्या, मतलब तटस्थ रहते हैं,
बैलेंस्ड है, मतलब ना इनकी ओर ना इनकी ओर, मतलब भी बीच में रहते हैं, ठीक है। उदासीन जिसको बोल सकते हैं आप, उदासीन रहते हैं, ठीक है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो लास्की, प्लेटो, अरस्तु, लॉरेंस। तो ये लॉरेंस का है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला है 78 क्वेश्चन, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? तो पीटर ड्रकर है। नॉर्थ और पार्किंसंस हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पार्किंसंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर वैसे भी पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, नॉर्वे के मनोवैज्ञानिक थे, एक जर्मन राजनीतिक विज्ञानी, एक रूसी विधि विज्ञानी। तो अभी भी ऊपर आपने पढ़ा कि जर्मन के राजनीतिक विज्ञानी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें से किसने कहा कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो ये दोस्तों मैक्स वेबर का ही कथन है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है, अभी आगे देखिएगा पूछेगा अभी। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता, यही तीनों प्रकार ही पूछ लेता है। तो वेबर ने इसमें वैधानिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको मानते हैं? वैधानिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि सत्ता एक निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार का दावा करते हैं, ठीक है। अब ये फिर से मिलाने के लिए आ गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिएगा विचारों और परंपराओं को क्या है, मिलाना है। तो एडमंड बर्क हैं, तो एडमंड बर्क देखिए मिलेंगे आपका, एडमंड बर्क हो जाएंगे रूढ़िवादी, ठीक है, ऑप्शन। रॉबर्ट नॉजिक का हो जाएगा आपका इच्छा स्वतंत्रतावाद। इसके बाद आपका जेरेमी बेंथम का दोस्तों हो जाएगा उपयुक्ततावाद। बेंथम में उपयुक्ततावाद संबंधित है। और फिर है मैंग ट्रायर फिर बचे हैं, तो वो हो जाएंगे समुदायवाद। तो इस तरीके से हो गया क्या हमारे पास, 3 और 2 और 4 और 1, ठीक है। तो 3 4 2 3 3 2 4 1 3 2 4 1, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 182 क्वेश्चन है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा है, तो कौन हो जाएंगे? प्लेटो, हेगल, मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर। तो दोस्तों मैक्स वेबर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, क्या क्या बताते हैं? सत्ता के 3 प्रकार बताते हैं वेबर, पारंपरिक सत्ता, श्रद्धा पराधित सत्ता अर्थात करिश्माई सत्ता जिसको कहते हैं, क्या? करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता या श्रद्धा पर आधारित सत्ता जिसको बोल देते हैं, या और वैज्ञानिक प्रभुत्व की सत्ता या वैधानिक सत्ता जिसको कहेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है 143वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो देखिएगा, कानूनी सत्ता है, परंपरागत सत्ता भी है, करिश्माई सत्ता भी है, राजनीतिक सत्ता इसमें शामिल नहीं है। मैंने बताया था कि ये पूछता है, तो देखिए पूछा भी है, पूछता ही रहेगा बार बार। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, दुर्खीम, पेरेटो, राजनीतिक शास्त्र किस उपागम से जोड़ा जाता है? इनको किस उपागम से आप जोड़ेंगे? दार्शनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या समाजशास्त्री? तो दोस्तों मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो यह समाजशास्त्रीय जो है इनका उपागम था। जब आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो इन लोगों का नाम बहुत ही मुख्यता से इनके विचारों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो बहुत ही मुख्यता से इनके विचारों को वहाँ पर पढ़ा जाता है। बाकी ये एक समाजशास्त्रीय विचारक हैं, जो कि राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऑप्शन डी राइट। इनकी व्याख्या देख सकते हैं, समाजशास्त्र समाज के उद्भव, विकास, संगठन तंत्र और संस्थाओं के साथ साथ समाज के सामाजिक व्यवहार को वैज्ञानिक रीति से समझने का विज्ञान है, ठीक है। जो सामाजिक व्यवहार है इनको जो है वैज्ञानिक रीति से समझने का, इनका ये सारी चीज़ों समझने का विज्ञान है। मैक्स वेबर, दुर्खीम, पेरेटो तीनों ही समकालीन यूरोपीय समाजशास्त्री थे, जो तत्कालिक यूरोपीय समाज की समस्याओं को अपने दृष्टिकोण के आधार पर समझते थे। अगला है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है दोस्तों? तो संसदीय वर्चस्ववाद है, लोकतांत्रिक अभिजनवाद है, नैतिक संप्रभुता है, चमत्कारी नेतृत्व। तो चमत्कारी नेतृत्व 3 प्रकार का बताते ही हैं, उसमें से एक दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 186वां प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर निर्मित सामान के लिए परिधीय देश जो है केंद्र पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निर्भरता सिद्धांत के अनुसार संसाधन परिधि के देशों, गरीबी एवं अल्प विकसित देशों से केंद्रों
के देशों यानी धनी एवं विकसित देशों की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसमें परिधि के देशों पर केंद्रीय देशों का वर्चस्व क्या होता है, स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि के देश पूंजी निवेश, ऋण बाजार, प्रौद्योगिकी और उत्पादित वस्तुओं के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 187th मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला क्या है, पहिया है। तो यह कौन बोलता है दोस्तों, तो यह रैमजी म्योर का कथन है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा सीधे से। देखिएगा, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। शासन संचालन का पूरा दायित्व इसी पर होता है। इसी संदर्भ में रैमजी म्योर ने कहा है कि यह जहाज रूपी राज्य को घुमाने वाला चक्र है। अच्छे से समझेंगे, इसको समझ में आएगा। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में मार्ले ने लिखा था। मार्ले मिंटो आपने पढ़ा होगा, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, बताइएगा वो क्या चीज़ है। मंत्रिमंडल के सब मंत्री साथ साथ डूबते हैं तथा साथ साथ तैरते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में अन्य कथन कौन से हैं, तो ग्लेडस्टन लिखते हैं कि यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। बिजहॉर्ट क्या कहते हैं कि यह संयोजक समिति है, एक हाइफन है जो जोड़ता है, और एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक साथ में बांध देता है। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कथन है कि यह संपूर्ण शासन व्यवस्था का ही चूल है। ठीक है, लॉस की छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, वर्मन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 188 समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। यह कौन कहता है दोस्तों, तो यह फ्रांसिस बेकन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है बिल्कुल, तो इनका समझना चाहिए। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था और अनुभववाद का दर्शन इन्हें विरासत में मिला था। ये शेक्सपियर के समकालीन थे। किसके, शेक्सपियर के। देखिएगा, बेकन के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक सेवक और दुभाषीय है। इन्होंने समाज की उन्नति के लिए विज्ञान को प्रबुद्ध तानाशाही को आवश्यक बताया है। ठीक है, अगला है 189 कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है। तो जॉर्ज कैनन है ही, राइनोल्ड नेबूर हैं, हैंस मॉर्गनथाउ हैं, अब्राहम लिंकन को नहीं गिना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के कुछ नेता हैं, कुछ विचारक हैं, तो उनका नाम आपको देखिएगा। तो यहाँ पर जॉर्ज कैनन हैं, राइनोल्ड नेबूर हैं, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर हैं, डी हेनरी किसिंजर हैं, हैंस मॉर्गनथाउ प्रमुख हैं। जबकि अब्राहम लिंकन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के, ठीक है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था के पोषक थे। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है। क्या कथन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है एंटोनियो ग्राम्शी के अनुसार नागरिक समाज की संस्था क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन में है परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्था या उपयुक्त सभी। तो नागरिक समाज में जो ग्राम्शी हैं सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिवार भी शामिल, पाठशाला, धार्मिक संस्था, ये सभी शामिल हैं। देखिएगा कि एंटोनियो ग्राम्शी के अनुसार संरचना के 2 स्तर हैं। प्रथम राज्य, पुलिस और सरकार और न्यायपालिका जो बाध्यकारी रूप में कार्य करते हैं, अतः इस कार्य को करने का आधार शक्ति होती है। द्वितीय क्या है, सभ्य समाज या नागरिक समाज जिसमें प्रमुख रूप से ट्रेड या यूनियन या चर्च जो है शामिल होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हम लोगों के लगभग 30 प्रश्न। और हम लोग क्या थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, और थिंकर्स को पढ़ क्या कर रहे हैं, इनका जो घटना चक्र है, घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस का आपके सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन जो है रिपीट करता है और कुछ नए प्रश्न भी हमको देखने को मिल जाते हैं। आपको क्वेश्चन का जो है नेचर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से इसको हम लोग इसी दिशा में पढ़ रहे हैं। चलिए, फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और आज यहीं से विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से। तो आज सभी को जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।